तो इधर वो बता रहा है कि कितने पर्सन हैं जो 25% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल मेंबर हो या अगर कोई कंपनी है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या लीगल अरेंजमेंट होगा कोई। तो जैसे हमने इधर 2 लिखा, 2 मेंबर्स थे तो इधर भी 2 ही हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स आर सबमिटिंग द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड। अगर 2 ने ही आपको रिप्लाई कर दिया तो आप 2 लिख देंगे इधर। तो आपने अपने बैक एंड पे रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इधर आपने जितने नोटिस इशू किए हैं, आपने उतना ही बताना है कि उतने ही मेंबर्स ने हमें जो फॉर्म 17 है वो दे दिया। Number of members are representatives who have failed to submit the declaration against the notices issued is 0। सब ने ही हमें जो है नोटिस का रिस्पॉन्ड दे दिया, सब ने ही फॉर्म 17 फाइल कर दिया, ये ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। The company has noted accurate particulars of its ultimate beneficial owners received from the persons wide declaration as per Form 17 in our register of ultimate beneficial owner as specified under sub-regulation 4 of the regulation 48 and in compliance with the provisions of subsection 2 of section 123 of the act। वो कंपनी को जो फॉर्म 17 रिसीव हुए हैं मेंबर्स से, जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हैं, जो 25% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग ऑन कर रहे हैं, वो कंपनी ने उनके पर्टिकुलर्स एक्यूरेटली अपने पास अपने रिकॉर्ड में अपडेट कर लिए, तो ये यस हो जाएगा। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा इसको। The board of the directors has authorized its chief executive officer or any of its directors or officers to provide the information required under sub-regulation 6 of the regulation 48 to the registrar or any other authority or agency pursuant to the powers to call for information entrusted by law to such authority or agency and to provide further assistance as may be required। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज किया हुआ है कि वो रजिस्ट्रार को या किसी कंपिटेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो ये यस होगा। और हम किसी डायरेक्टर की या चीफ एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन भी देंगे, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका सीएनआईसी नंबर। तो ये देखें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करना है और हमने उसकी सारी डिटेल्स देनी है। द कंपनी हैज नॉमिनेटेड द फॉलोइंग ऑफिसर एज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 6 ऑफ रेगुलेशन 48। नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, सीएनआईसी नंबर, सेल नंबर, ईमेल, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस। अगर ये यस होगा तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडक्शन ऑफ न्यू मेंबर्स टर्म्स ऑफ सब रेगुलेशन 2 आर चेंजेस इन पर्टिकुलर्स ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स इन टर्म ऑफ सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशंस 48। तो अगर कोई चेंज आ रही है तो ये जो पर्टिकुलर्स हैं ये आप फुलफिल करेंगे। बिल्कुल ईजी है, मैं आपको बता देता हूँ। The company has received during the year declaration filed by the new members in Form 17 or declaration for changes in the beneficial owners or controlling interest from the members in Form 18 as required under Sub-Regulation 2 or Sub-Regulation 3 of Regulation 48 respectively। तो नए members आए हैं वो Form 17 देंगे, और अगर किसी existing members की अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज आ रही है किसी भी टाइप की, जैसे हमने देख लिया कि न्यू शेयर होल्डिंग है या किसी और पर्टिकुलर्स में चेंज आ गया, एड्रेस में चेंज आ गया, ईमेल में चेंज आ गया, व्हाट्सएवर, तो वो फॉर्म 18 सबमिट करेगा और न्यू मेंबर जो है वो फॉर्म 17 देगा। आगे वही कि कंपनी ने जो पर्टिकुलर्स हैं, कंपनी को जो फॉर्म 17 और फॉर्म 18 रिसीव हुए थे वो कंपनी ने एक्यूरेटली उनके पर्टिकुलर्स अपडेट कर दिए अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स के, तो यस हो जाएगा। तो आगे फिर वही आ गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को या चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट करेंगे कि वो अगर कोई रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन कॉल करे या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन कॉल करे तो ये बंदे जो हैं ये ऑथोराइज होंगे उनके सामने प्रेजेंट होने के लिए या उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। अगर इसको हम यस करेंगे तो नीचे जो हमने ऑफिसर नॉमिनेट किया हुआ है उसकी डिटेल बतानी है, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, सेल नंबर, सीएनआईसी, ईमेल, यूजुअल रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा। और सिंपली ये डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने ऊपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एंड करेक्टेड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन consonance with the record as maintained by the company and nothing has been concealed and hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable। आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड फेयर है, जो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी है और एज पर रेगुलेशंस है। ऑथराइज्ड ऑफिसर का नेम आ जाएगा, सिग्नेचर्स आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो ऑथराइज्ड ऑफिसर तो ऑटोमेटिकली उधर आ रहा होगा और डेट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी और सिग्नेचर्स की ज़रूरत नहीं है डिजिटल फॉर्म फाइल करने के लिए। अच्छा जी, अभी इसके बाद चलते हैं हम एसएससीपी की वेबसाइट पे और देखते हैं कि हम अपना जो फॉर्म 19 है उसको किस तरह फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे चलते हैं, इधर आप सर्च करेंगे एसएससीपी लीव
और जो आपके पास पहला लिंक आएगा आप इस पर क्लिक करके एसएससीपी की वेबसाइट पे चले जाएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे लॉगिन पे, और जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स होंगे उनको यूज़ करते हुए आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे। जैसे ये आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा, लॉगिन के बाद आपने क्लिक करना है फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे। फाइलिंग एंड कंप्लायंस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो जितनी मेरे पास कंपनीज आ रही हैं, जितनी कंपनीज में मैं मेंबर हूँ या डायरेक्टर हूँ, मेरे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो वो कह रहा है प्लीज सेलेक्ट LLP स्लैश कंपनी टू स्टार्ट इट्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस। तो ये जो मेरे पास राउंड सर्कल है इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये प्रोसीड का बटन आ गया, तो सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो ये जितने प्रोसेसेस हैं ये सारे मेरे पास अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये 3 कॉलम्स आ रहे हैं, फाइलिंग प्रोसेसेस, इवेंट बेस्ड फाइलिंग, पीरियोडिक फाइलिंग। तो पीरियोडिक फाइलिंग में आपके पास आ रहा है एनुअल फाइलिंग। तो आप एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं एनुअल फाइलिंग पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सेलेक्ट अ ईयर फॉर फाइलिंग। एनुअल अकाउंट्स है, एनुअल रिटर्न है, ग्लोबल रजिस्टर अंडर सेक्शन 452 है, और अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर डिक्लेरेशन है। तो मैं कर रहा हूँ यूबीओ डिक्लेरेशन। तो ये आपने देख लेना, ये आपकी सारी सबमिटेड हो, ठीक है ना, ये मेरी कोई भी नहीं सबमिटेड। तो मैं फिलवट कर रहा हूँ 2022-2023 की। तो इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखें 2022-2023। अब ये 2022/2023 का मतलब ये है कि ये खत्म हो रहा है 2023 में। तो ये 2023 है। अब ये 2021 और 22 है, तो ये 2022 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने 2022-2023 के आगे मैंने यूबीओ डिक्लेरेशन को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट फाइलिंग पे। जैसे ही देखें, जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया वो स्टार्ट फाइलिंग का बटन अपीयर हो गया। स्टार्ट फाइलिंग पे क्लिक करूंगा, ये फॉर्म मेरे पास अपीयर हो जाएगा, जो मेरा फॉर्म 19 है वो अपीयर हो जाएगा। आगे वो कह रहा है डज योर कंपनी हैज अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स हु अल्टीमेटली ऑन्स आर कंट्रोल्स द कंपनी वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एटलीस्ट 25% शेयर्स आर वोटिंग राइट्स आर बाय एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल थ्रू अदर मीन्स। तो मैं यस करूंगा। आगे में पूछ रहा है कि डेट ऑफ नोटिस इशुएंस टू मेंबर्स। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस टू मेंबर्स आपने एटलीस्ट 21 डेज बिफोर एजीएम ही रखनी है, क्योंकि जब आपकी बोर्ड मीटिंग होती है, जब आपके अकाउंट्स अप्रूव होते हैं, उससे 21 डेज के बाद जो है ना आपकी एजीएम होती है। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करता है, और वो तकरीबन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर अप्रूव कर देता है आपकी एजीएम के। तो मैं इधर इसको कर लेता हूँ 3 या 4 अक्टूबर। तो ये जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करके आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 2023 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगा अक्टूबर में, और अक्टूबर की मैं 3 तारीख रख देता हूँ। एजीएम हेल्ड स्लैश कंडक्टेड, ये मैं कर देता हूँ 2023 और अक्टूबर, और एजीएम मैं रख देता हूँ 27 अक्टूबर की। फॉर्म ए मेड अप टू, ये भी मेरा 27 अक्टूबर का है। डेट ऑफ एजीएम और फॉर्म ए मेड अप टू सेम ही होते हैं। ये 27 अक्टूबर आ गया। टोटल नंबर ऑफ नोटिस इशूड इज, ये मेरी एसएमसी है तो इसके केस में एक ही नोटिस इशू होगा। अगर प्राइवेट लिमिटेड होती तो 2 होते, एंड सो ऑन। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होल्डिंग डायरेक्टली एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स आर वोटिंग राइट्स इन द कंपनी, तो एक है। नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स हु हैव सबमिटेड द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस, तो ये भी एक है। एक एक ही मेंबर था, वो होल्ड कर रहा था और उसने रिप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ पार्टनर्स आर पर्सन्स हु हैव फेल्ड टू सबमिट द डिक्लेरेशन अगेंस्ट द नोटिस इशूड। जब मैंने एक ही नोटिस इशू किया और एक ने ही रिप्लाई कर दिया तो इधर जीरो आएगा। किसी ने भी, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो फेल हुआ वो नोटिस का रिप्लाई करने में। द कंपनी हैज इशूड नोटिस एज पर फॉर्म 16 टू एवरी मेंबर डायरेक्टली होल्डिंग at least 25% of shares or voting rights in the company, or to the representatives of every legal person or legal arrangements which hold at least 25% of shares or sharing rights in the company, to obtain information of its ultimate beneficial owners in compliance with sub regulation 1 of regulation 48। तो यस जी, कंपनी ने फॉर्म 16 के थ्रू सबको नोटिस दिया है। आगे वो कह रहा है कि कंपनी ने फॉर्म 17 के थ्रू जो है रिप्लाई रिसीव कर दी है, तो यस करेंगे। कंपनी ने जो अपने पर्टिकुलर्स हैं वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर दिए हैं। कंपनी को फॉर्म 17 के थ्रू डिटेल्स रिसीव होगी मेंबर्स की, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स की। तो कंपनी ने अपने रिकॉर्ड में जो उन्होंने रिप्लाई सबमिट किया है थ्रू फॉर्म 17 वो अपडेट कर लेना है। तो यस हो गया।
The board of directors of the company has an authorized chief executive officer or one of its directors to provide the information required. तो किसी एक को हमने नॉमिनेट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी डायरेक्टर को या किसी चीफ एग्जीक्यूटिव को नॉमिनेट कर देंगे कि रजिस्ट्रार अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉल करे या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन कॉल करे तो आपने प्रोवाइड करनी है, तो यस कर देंगे। बोर्ड ने जिसको ऑथराइज किया है उसका उसका क्या प्रोवाइड करना है, आपने नेम, फादर नेम, सीएनआईसी नंबर, एड्रेस एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक ही मेंबर है, जितने भी आपकी कंपनी में मेंबर्स होंगे उन सब की डिटेल्स आ रही होगी। अब ये एसएमसी है तो एक ही मेंबर की डिटेल आ रही है, तो ये नाम के साथ ये राउंड सर्कल बना हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही देखिए मैं राउंड सर्कल पे क्लिक किया, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद वो पूछ रहा है फादर नेम ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर, तो फादर नेम आ जाएगा। ये जी फादर नेम आ गया, और ये मेरा जो फॉर्म का सारे पर्टिकुलर्स थे वो मैंने पूरे कर दिए। नोटिस इशू हो गया, नोटिस का रिप्लाई आ गया, कोई भी फेल नहीं हुआ, कंपनी ने अपने पर्टिकुलर्स अपडेट कर दिए, कंपनी ने एक ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर दिया। एसएमसी है तो एक ही होगा ना। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अगर आपने सर्टिफाइड ट्रू कॉपी सेलेक्ट करनी है तो इस पे टिक कर देंगे बॉक्स पे। अगर नहीं करेंगे तो आपकी फ़ी कम पड़ेगी, वरना 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा पड़ जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। वो कह रहा है डेक्लेरेंट, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर मैंने अपॉइंट किया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं आइडिया कि ऑथराइज्ड ऑफिसर कैसे अपॉइंट करना है तो मेरी एक वीडियो बनी हुई है, हाउ टू ऐड ऑथराइज्ड ऑफिसर इन एससीसीपी। तो जैसे ही मैंने ऑथराइज्ड ऑफिसर को पे टिक किया तो ऑथराइज्ड ऑफिसर की डिटेल सारी आ गई। उसके बाद I do hereby solemnly and sincerely declare that the information provided in the form is true and fair, और आप एक्नॉलेज कर रहे हैं और फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस की और कंपनीज एक्ट की, जैसे हमने फॉर्म 19 रेगुलेशंस में देखा था। तो इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको देख सकते हैं, तो आप इसको देख लें। इसके बाद हमने जाना है नीचे। नीचे जाके एक अंडरटेकिंग है, आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर that the information provided in the form is true and correct and nothing is concealed। ये बॉक्स पे क्लिक करूंगा। उसके बाद 4 डिजिट्स का पिन अप्लाई करूंगा। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप पिन चेंज भी कर सकते हैं, या अगर आपका पिन आपको भूल गया तो आप पिन रीसेट कर सकते हैं। तो ये मेरा 4 डिजिट्स का पिन आ गया। इसके बाद अप्लाई पिन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें वो कह रहा है वैलिड पिन, और इधर साइंड आ गया, और अब मेरे पास सबमिट का बटन भी आ गया। अगर आप फॉर्म को देखना चाहें तो आप रिव्यू फॉर्म पे क्लिक करके आप इसको व्यू भी कर सकते हैं, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगा, और व्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये देखें एक नई विंडो ओपन हो गई है मेरे पास। तो आप इस तरह इसको एक दफ़ा रिव्यू कर सकते हैं। और ये मेरा फॉर्म जो 19 था, ये देखें सारा वही है। इसको क्लोज करूंगा और उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करके इसको सबमिट कर दूंगा। अच्छा जी, वो कह रहा है एनुअल फाइलिंग प्रोसेस सबमिशन। द एनुअल फाइलिंग प्रोसेसेस हैव बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। प्लीज टेक नोट ऑफ द प्रोसेस डिटेल्स एंड कंप्लीट पेमेंट फॉर ईच प्रोसेस इंडिविजुअली टू स्टार्ट रिव्यू फ्रॉम द एससीसीपी। बेसिकली एनुअल फाइलिंग में ना काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। मैंने तो एक सेलेक्ट किया ना, आप मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एनुअल रिटर्न भी साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप इकट्ठा भी फाइल कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आपने जब पेमेंट करनी है तो इंडिविजुअली करनी है। जब आप सबमिट कर देते हैं तो आपके होम पेज पे अलग-अलग अपीयर हो रहे होंगे सारे, और आपने एक-एक प्रोसेस पे जाके उसकी पेमेंट करनी है। प्रोसीड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद वो कह रहा है कांग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और एप्लीकेशन आईडी ये है जी, वी हैव सेंट यू द एप्लीकेशन आईडी वाया ईमेल एंड एसएमएस। आपको ईमेल और एसएमएस आ गया होगा। अभी जाते हैं गो टू होम पे। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया मेरे पास सारे मेरे एलएलपी स्लैश कंपनी सर्विसेज के सारे प्रोसेसेस आ गए। नीचे आऊँगा, ये देखें फाइलिंग ऑफ एनुअल यूबीओ, और ये बता रहा है पेमेंट पेंडिंग। इस प्रोसेस की पेमेंट पेंडिंग है, तो पे नाउ पे क्लिक करूँगा। मेरे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा। दोबारा पे नाउ पे जाऊँगा, ये देखें ये आपके पास आ रहा है पे नाउ।
ये मुझे पेमेंट पे ले जाएगा। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं और वन बिल के थ्रू भी कर सकते हैं। जब डेबिट या क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास ₹122 जो पीओएस चार्जेज़ हैं, ये उसके आ गए। 1100 मेरी फ़ीस थी, लेट फाइलिंग फ़ी मेरी 2200, मेरी फ़ी 3 टाइम्स हो गई, ₹3422 मेरी फ़ी बन गई। अगर वन लिंक के थ्रू पे करना चाह रहे हैं, वन लिंक में आपका बैंक आ जाएगा, ई-बैंकिंग के थ्रू हो जाएगा, जैज़ कैश, आपका ईज़ी पैसा, फिर सदा पे, नया पे के थ्रू। तो जैसे ही मैंने वन लिंक पे क्लिक किया, वो कह रहा है जनरेट चालान, तो जनरेट चालान पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें देखें, इसमें जो वन बिल की फ़ी है वो ₹2500 है, उसमें बन रही थी ₹122। आप किस तरह पे कर सकते हैं? तमाम बैंकों के वन बिल से, ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, सदा पे, नया पे, इन सब के थ्रू आप पे कर सकते हैं। तमाम बैंकों के एटीएम से पे कर सकते हैं और तमाम बैंक्स में आप विज़िट करके कैश में पे कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है, ये फ़ी समरी के साथ आ रहा है, डाउनलोड चालान, तो आप डाउनलोड चालान पे क्लिक करेंगे। तो ये चालान आपके पास आ जाएगा और सिंपली इसके बाद इसको आप प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करके आप इसकी जो फ़ी है उसको पे कर सकते हैं। इसके अलावा जी, ये पीएसआईडी आ रही होती है, ये आप देख सकते हैं। ये पीएसआईडी है, ये देंगे तो अब पेमेंट होगी। दूसरा, आपकी जो पीएसआईडी है, ये भी आपके सामने आ रही है। यहाँ से भी आप पीएसआईडी देख के पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोबारा मैं होम पे चलता हूँ, मेन्यू पे क्लिक करूँगा और चला जाऊँगा होम पे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं होम पे आया, तो ये पेंडिंग पेमेंट आ रही है। तो सिंपली आप जब इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको दोबारा LLP/कंपनी सर्विसेज पे ले जाएगा और ऐसे ही आप नीचे आके इस प्रोसेस की पेमेंट कर देंगे। तो मैं दोबारा चलता हूँ वापस होम पे। अभी ये आ रहा है पेमेंट पेंडिंग। तो जब ये इसकी पेमेंट हो जाएगी, तो ये आपका चला जाएगा अंडर रिव्यू में, और जैसे ही अंडर रिव्यू से निकलेगा, तो ये आपका अप्रूव्ड में चला जाएगा। सो इस तरह आप जो अपना फॉर्म 19 है, आप जो अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर की डिक्लेरेशन है, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी एनुअल फाइलिंग सबमिट करवानी हो या अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप सबमिट करवानी हो, तो आप इसकी डिक्लेरेशन भी हमसे सबमिट करवा सकते हैं इन रीज़नेबल प्राइजेज़। सो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।